ट्वेल्व क्लास के बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। खासकर कॉमर्स के लड़के, इनका मुख्य विषय है अकाउंट्स। यह 12 के मार्क्स के आधार पर ही इनको ऑनर्स दिया जाता है। बिजनेस स्टडी और इसके मार्क्स को जोड़कर ऑनर्स दिया जाता है। इसलिए कॉमर्स के लड़कों के लिए अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी का डीपली जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। हम आप सबों को महत्वपूर्ण टिप्स दे रहे हैं जो बार बार क्वेश्चन जैक बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इसे आप देखेंगे तो अपने आप स्मरण हो जाएगा और बहुत अच्छा एग्जाम में आप लिख सकते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन आता है कि फर्म क्या है, तो भाई साझेदारी व्यवसाय को फर्म कहा जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस को फर्म कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि पार्टनरशिप क्या है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो उसको हम लोग साझेदारी व्यवसाय करते हैं। तो यह पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें महत्वपूर्ण जो डीड है वह आपका पार्टनरशिप डीड है। तो पार्टनरशिप डीड जो है वह लिखित भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो लिखित पार्टनरशिप ओरल भी जो एक समझौता पत्र है वह अधिक मान्य नहीं है। बड़े बिजनेस में डीड तैयार किया जाता है और डीड में वे सभी महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की जाती है जो व्यवसाय के लिए आवश्यक है। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, सेवा शर्त आदि का वर्णन होता है और यह इसलिए तैयार किया जाता है ताकि भविष्य में साझेदारों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। यदि विवाद उत्पन्न हो तो साझेदार जो है डीड को सामने रखकर और किसी प्रकार के भ्रम का, किसी प्रकार की गलतफहमी का जो है निदान कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बातें होती है जो यह है कि जैसे फर्म का क्या नाम पता है, साझेदारों के नाम पता क्या है, अस्थाई पता क्या है, उसके बाद आपका प्रत्येक साझेदार का पूंजी में क्या योगदान है, फर्म का संपूर्ण पूंजी क्या है, साझेदारों के लाभ हानि का अनुपात क्या है, ये सब निर्धारित किया जाता है। लाभ हानि का अनुपात निर्धारित किया जाता है, वित्तीय वर्ष का निर्धारण किया जाता है। ये सब महत्वपूर्ण बातें पार्टनरशिप में दिखाई जाती है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि साझेदार की पूंजी खाता क्या है। तो साझेदारों की पूंजी खाता को दो प्रकार से बनाया जाता है। एक अस्थाई पूंजी खाता, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में साझेदार का पूंजी हमेशा एक समान होता है। पूंजी में तभी परिवर्तन होता है जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी वित्तीय वर्ष के अंदर लगाते हैं या आवश्यकता पड़ने पर पूंजी निकालते हैं। अस्थाई पूंजी खाता में साझेदार एक चालू खाता बनाते हैं जिनको हम लोग पार्टनर करेंट अकाउंट बोलते हैं। तो पार्टनर करेंट अकाउंट में सीआर साइड में आपका जैसे पार्टनरशिप साझेदार का जो है वह पूंजी शेष डीआर शेष दिया रहता है, सीआर शेष दिया रहता है। तो सीआर शेष यह स्पष्ट करता है कि करंट अकाउंट में साझेदार का इतना पैसा है और डीआर शेष का यह इंडिकेट करता है कि साझेदार जो है वह फर्म को उतना पैसा देगा, है ना। तो इसमें सीआर साइड में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाया जाता है, सैलरी को दिखाया जाता है, कमीशन को दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आए हुए प्रॉफिट को दिखाया जाता है और डीआर साइड में आपका ड्रॉइंग दिखाया जाता है
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाया जाता है और लॉस को दिखाया जाता है। उसके बाद एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, परिवर्तनशील पूंजी। यह खाता समांतर लोकप्रिय खाता है। इसमें फर्म को प्रॉफिट होता है तो साझेदार की पूंजी बढ़ जाती है, और फर्म को लॉस होता है तो साझेदार की पूंजी घट जाती है। तो ये आपका पूंजी खाता से संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि यदि डीड नहीं हो बिजनेस के पास, पार्टनरशिप बिजनेस के पास यदि डीड नहीं हो तो व्यवसाय के सामान्य नियम क्या है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार सामान्य नियम यह है कि सभी साझेदार का लाभ हानि का अनुपात इक्वल होगा, बराबर होगा। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसको 6% ब्याज दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आता है कि आहरण क्या है, ड्रॉइंग क्या है। तो व्यवसायी के व्यक्तिगत खर्च को हम सभी आहरण कहते हैं। तो आहरण जैसे जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं हो। सपोज दैट व्यवसायी जो है अपने बच्चे का टिफिन बॉक्स लेता है तो बिजनेस से ही पैसा निकालेगा, या कोई घरेलू खर्च के लिए पैसा निकालता है तो उसी को हम लोग व्यक्तिगत खर्च को, व्यवसायी के व्यक्तिगत खर्च को हम लोग ड्रॉइंग कहते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन आता है कि ख्याति क्या है, इसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो ख्याति बिजनेसमैन का ये जो है एक प्रकार का एसेट्स है, और जैसे जैसे संस्था पुरानी होती जाती है उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है और ख्याति बढ़ता जाता है। इससे क्या होता है कि यह कैसे बढ़ता है, व्यवसायी अपनी ईमानदारी से, कार्यकुशलता से अच्छे किस्म का हाई क्वालिटी का वस्तु बेचकर सेवा प्रदान करके ख्याति अर्जित करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि एक प्रकार का यह अमूर्त संपत्ति है ना, जिसको हम अदृश्य संपत्ति है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ख्याति का मूल्यांकन कब कब होता है। तो भाई ख्याति का मूल्यांकन पहला अवस्था है कि जब साझेदार के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो तब होता है। दूसरा, जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश कर रहा हो उस समय ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है ना। और तीसरा अवस्था है कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण रिटायर करता है उस समय ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो ख्याति का मूल्यांकन जब साझेदार रिटायर करता है तो इसलिए किया जाता है ताकि वह शेष जीवन, साझेदार हमारे फर्म में बहुत दिन तक रहा तो उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, तो शेष जीवन वह ठीक से व्यतीत कर सके, एक बड़ा रकम उसको मिले, इसीलिए ख्याति उसको दी जाती है। और नए साझेदार से हम ख्याति क्यों लेते हैं, यदि प्रश्न आएगा कि नए साझेदार से हम ख्याति क्यों लेते हैं, तो यदि कोई बड़ी ही मेहनत और परिश्रम से व्यवसायी जो है सो अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बेच देता है, तो अच्छा बेच देता है और नया पार्टनर आता है तो उसको डायरेक्ट प्रॉफिट उसको उसके हाथ में अनुपात में, जिस लाभ हानि अनुपात में उसको हम रखते हैं उसे मिलता है। तो यदि वह नए प्रकार का बिजनेस करता है, सोल ट्रेडिंग बिजनेस के रूप में करता है, तो उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। तो उसके एवज में हम क्या करते हैं कि नए पार्टनर से ख्याति की राशि लेते हैं। और मूल्यांकन ख्याति का तब होता है जब ख्याति हम बेच रहे हो, व्यवसाय को बेच रहे हो, उस समय ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो फिर एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आता है कि सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट वह प्रॉफिट है जो सामान्य परिस्थिति में कोई फर्म जो है
अन्य फर्मों के अपेक्षा अधिक लाभ कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट से जो अधिक कमाती है, इसी को हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो ऐसे भी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि बस वगैरह में लिखा रहता है सुपर बस, तो इंडिकेट करता है सुपर बस की अन्य बसों के अपेक्षा यह बस आपको अधिक सुविधाजनक होगा, आपको सुखमय आपकी यात्रा कराएगा। तो सुपर प्रॉफिट का यही सेंस हुआ कि सामान्य परिस्थिति में अन्य फर्मों के अपेक्षा यह फर्म जो है अधिक लाभ अर्जित कर रही है। तो सुपर प्रॉफिट बहुत लोकप्रिय मेथड है। सुपर प्रॉफिट में क्या किया जाता है कि आपको सबसे पहले फर्म का कैपिटल दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया जाता है। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देते हैं तो सुपर प्रॉफिट निकल जाता है, और उसके बाद क्रय संख्या से उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक आपका ख्याति मूल्यांकन की दूसरी विधि है, औसत लाभ विधि है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। इसमें व्यवसायी के कुछ वर्ष के लाभ का एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकालने के बाद क्रय संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ परचेजियर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ख्याति की जानकारी हो जाती है। ख्याति के निर्धारण में हम लोग को देखना चाहिए कि अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसको हम प्रॉफिट नहीं मानते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, प्रॉफिट से घटा दिया जाता है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं मानते हैं और प्रॉफिट से घटा देते हैं। ठीक उसी प्रकार एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, प्रॉफिट को जोड़ देते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट में, और उसके बाद जो है सो उसी तरह एवरेज निकाला जाता है, और क्रय संख्या से उसको भी क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस टाइप में ख्याति पूंजीकरण मेथड से भी निकाला जाता है, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाला जाता है। तो एक समानता जो प्रैक्टिकली हम लोग को आगे क्वेश्चन आता है उसमें पार्टनरशिप में, तो ख्याति निकालने का तो जनरली सुपर मेथड से रहता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से होता है, और उसके आधार पर हम ख्याति की गणना करते हैं। और आपका आगे जो है सो हम लोग पढ़ेंगे कि आगे ख्याति के बाद ख्याति का मूल्यांकन कब कब किया जाता है। तो ख्याति का मूल्यांकन जो है यह हम शायद आपको बता दिए हैं। उसके बाद साझेदारी का पुनर्गठन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग को पढ़ना है कि किस तरह से चल रहे व्यवसाय को फिर से पुनर्संगठन किया जाता है, वही रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप है। उसमें यदि साझेदार का लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है तब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है। कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तभी फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। जब जो है कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उस समय भी रिकंस्ट्रक्शन होता है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है उस समय भी फर्म को नए ढंग से फिर से पुनर्संगठित किया जाता है। इसी को हम रिकंस्ट्रक्शन और पार्टनरशिप में पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है कि त्याग अनुपात क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो में